धन्यवाद सर्व पालकांचे, आपण इथे उपस्थित झालात. ज्या पालकांनी सॉरी कालची PDF फाईल बघितली नसेल त्यांनी आता बघून घ्या प्लीज. त्यात सर्च करा तुमच्या मुलाचं नाव आणि त्याच्यात मार्क पहा. टोटल आतापर्यंत जेवढ्या एक्झाम दिल्या तेवढ्या एक्झामचे मार्क्स एकदा बघून घ्या. काही जणांचे नाव आले नसतील तर काल रात्रीपर्यंत ज्यांचे अकाउंट ऍक्टिव्ह होते त्यांचे नाव त्याच्यात आहेत. ज्यांचे नाव त्यात आले नाहीत त्यांनी कृपया मला नंतर मेसेज करा, मी त्यांना त्यांचे टोटल मार्क पाठवून देईल. काल जी मी लिस्ट दिली होती त्या लिस्ट मध्ये येलो कलर मध्ये जे नाव आहेत ते जास्त मार्क 2000 पेक्षा जास्त मार्क असणाऱ्यांचे आहेत. बरोबर, म्हणजे ज्यांचे मार्क आतापर्यंत जेवढ्या एक्झाम झाल्या त्या एक्झाम मध्ये 2000 पेक्षा जास्त मार्क ज्यांना पडले ते येलो स्ट्रीप मध्ये आहेत. म्हणजे रेड स्ट्रीप मध्ये आहे त्यांनी आतापर्यंत एकही एक्झाम दिली नाही. तर ज्या पालकांनी ज्या विद्यार्थ्यानं एकही एक्झाम दिली नाही तर आजच्या या पॅरेंट मीटिंग मध्ये मी काल काय म्हणलं, मी आता सुरुवातीला पॅरेंट मीटिंग हे आता मीटिंग चालू होण्याच्या पूर्वीच सांगितलं, काल रात्रीपर्यंत ज्यांचे अकाउंट ऍक्टिव्ह होते त्यांचीच लिस्ट सध्या ह्याच्यात आहे. ज्यांचे अकाउंट डिॲक्टिव्ह असतील त्यांना मार्क मिळतील. मला व्हॉट्सअपवर मेसेज करा, तुम्हाला नंतर मग मी ती मार्क देऊन टाकेल. कारण एकूण आपल्याकडं 450 विद्यार्थ्यांची लिस्ट आहे ज्यांनी आतापर्यंत आपल्याकडे 11वीला एंट्री घेतली. त्यातले बरेच अकाउंट आम्ही डिॲक्टिव्ह केलेत. आता ते नेमके तुमचे आत्ता झालेत का पूर्वी झालेत हे मला माहित नसल्यामुळं जे काल रात्री ऍक्टिव्ह होते फक्त तेवढ्यांचेच मी हे केलेलं आहे. माझ्या समजुतीनुसार हे ऑनलाईन जे टीचिंग आहे या टीचिंग मध्ये सगळ्यात व्हायटल रोल, सगळ्यात महत्वाचा रोल जो कुणाचा असतो तो मला वाटतं पॅरेंटचा आहे. टीचरपेक्षाही मोठा रोल पॅरेंटचा आहे ऑनलाईन टीचिंग मध्ये. मी असं म्हणत नाही की आमचा रोल कमी आहे, आमचा रोल तर आहेच, परंतु आम्ही तुमच्या प्रत्यक्ष समोर नसल्यामुळे हम आपके सामने नहीं है अभी. ओके, तो हम उतना ध्यान नहीं दे सकते जितना कि हमें देना चाहिए और हम रेगुलरली देते हैं. ओके, जब बच्चे ऑफलाइन पीरियड में अपने आंखों के सामने रहते तब उनके आंखों में देख के हमें पता चलता कि इसको टॉपिक समझ में आया नहीं समझ में आया. कितने बच्चों को एवरेजली, बहुत सारे बच्चों को टॉपिक समझ में आया तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते. अगर नहीं समझ में आया ऐसा हमें लगा, उनके चेहरे पे दिख जाता. ये 11th 12th के बच्चे बहुत इनोसेंट रहते, आपने बड़े जैसा वो दिल में एक चेहरे पे एक ऐसा कुछ नहीं रहते. नहीं समझा तो उसके चेहरे पे दिख जाता वो 1 मिनट में कि इनको कुछ भी नहीं समझा आज मैं जो पढ़ा रहा. तो मैं क्या करता, फिर वो टीचिंग मेथड बदल के, टीचिंग मेथड थोड़ा सा बदल के मैं वही टॉपिक फिर से पढ़ाता. लेकिन ऐसा भी नहीं हो पा रहा. अब जिसको नहीं समझ रहा, सपोज जिसको नहीं समझ रहा, वो बच्चा वहां बोल रहा भी नहीं कि सर मुझे नहीं समझ रहा, मैसेज भी नहीं कर रहा. मैं एक आध दो बार पूछता आया क्या रे ध्यान में, तो जिसके ध्यान में आया वो यस 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 डाल देते, लेकिन जिसको ध्यान में नहीं आया वो नो नहीं डालता मैसेज. तो मैसेज क्या पहले आना चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आया सर. ओके, ये मैसेज करने की
डेयरिंग जब तक बच्चे नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा क्या चल रहा। तो इस सिचुएशन में, ये कंडीशन में पेरेंट जो है उनका रोल सबसे बड़ा बन जाता है। फिर बच्चा रेगुलर पीरियड करता है कि नहीं, बच्चा लॉग इन करता है लेकिन वो पीरियड देखता है कि नहीं, बराबर, रेगुलर टेस्ट देता है कि नहीं। अब सब मैसेज हम व्हाट्सएप पे डालते, फिर भी कुछ पेरेंट ऐसे हैं वो रेगुलर हो गया ना, अब रेगुलर हो गया, रोज मैसेज आ रहे, कौन देखेगा रोज रोज, बराबर, ये फीलिंग आ जा रही कुछ पेरेंट में, बराबर। तो हम रोज रोज मैसेज डालने में, आज इतने बच्चे प्रेजेंट रहे, इतने बच्चे उसमें से लेट आए, इसमें से रेड कलर के जो बच्चे हैं वो क्लास में सो गए थे, उन्होंने क्लास देखा ही नहीं, सिर्फ लॉग इन किया। ऑरेंज कलर के जो बच्चे थे एक तो बहुत लेट आ गए या तो फिर जल्दी चले गए 5-10 मिनट में, बराबर। येलो कलर के जो बच्चे हैं वो आखिरी 10-15 मिनट में चले गए या पहले के 10-15 मिनट लेट हो गए। और जो व्हाइट कलर में बच्चे हैं लिस्ट में, वो रेगुलर पूरा टाइम तक थे, उन्होंने लेक्चर भी किया, रिस्पॉन्स भी दिया, पीरियड खत्म हुआ वो उनको समझ में भी आया, जल्दी से लेफ्ट भी हो गए, वो एकदम प्रॉम्प्टली काम करने वाले व्हाइट में के बच्चे। अब ये पूरी लिस्ट बनाने को भी, ये लिस्ट ऐसे ऑटोमेटिक थोड़ी आती कंप्यूटर से, खाली लिस्ट आती, फिर उसको सॉर्ट आउट करना, फिर उसको अरेंज करना, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग और ऑर्डर में अरेंज करना, फिर उसमें ढूंढना कौन लेट था, कौन सो गया था, ये करने में भी हमको 20 मिनट लगते, 20 मिनट। वो जो लिस्ट बनाते ना हम रोज, वो लिस्ट बनाने को हमको 20 मिनट लगते, मुझे तो लगते। लेकिन आप 1 मिनट में आपके बच्चे का रिकॉर्ड चेक कर सकते, 1 मिनट में। ऊपर सर्च बटन रहता पीडीएफ फाइल में, कौन से भी पीडीएफ फाइल में ऊपर सर्च बटन रहता, सर्च बटन में अपने बच्चे का नाम डाल दो, नाम डाल दिया कि उस पे हाईलाइट होता और चेक कर लो। पूरी लिस्ट पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं, बराबर। कितना आसान हो गया काम आपके लिए। हम जो 20 मिनट तक काम कर रहे और वो फाइल आपको भेज रहे, वो आप 1 मिनट में देखने का काम, वो भी अगर आप नहीं करते तो हमें तो बहुत बुरा लगेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप नहीं देखते, आप में से बहुत सारे पेरेंट नहीं देखते, ये 100% नहीं देखते, मैं ये गारंटेड बोल सकता। क्यों? क्योंकि अगर पर्टिकुलर बच्चे का नाम हमेशा लेट में आता है, पर्टिकुलर बच्चे का नाम हमेशा उसने पीरियड देखा नहीं उसमें आता है, रेड कलर में या ऑरेंज कलर में हमेशा आता है, या येलो कलर में हमेशा आता है पर्टिकुलर बच्चे का नाम, तो इसका मतलब उसके पेरेंट ने वो लिस्ट देखी नहीं, अपने बच्चे से उसका डिस्कशन किया नहीं, और अगर सपोज आपने डिस्कस भी किया तो आपका बच्चा आपका बात सुन रहा नहीं। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकते, एक तो आपने लिस्ट देखी नहीं, या तो फिर आपके ही बच्चे आपकी नहीं सुन रहे, बराबर। तो दोनों में बात गलत है, दोनों भी बात गलत है। तो आपने वो लिस्ट देखना, हर लिस्ट देखना, हर मैसेज देखना। मैं बहुत बार ऐसा मैसेज डालता कि आपको कुछ भी टेक्निकल इशू आ गया तो ये नंबर पे प्लीज कॉल करिए। तो फिर एक भी पेरेंट वो मैसेज देखता नहीं, वो नंबर सेव करके रखता नहीं, बच्चा वो मैसेज देखता नहीं। फिर कभी तो 1 महीने के बाद टेक्निकल इशू आ जाता कोई ना कोई, तो फिर 1 महीने के बाद मुझे रिंग करते, मैं दूसरे कामों में रहता, फिर मैं बोलता मैंने नंबर भेजा था, आपके पास है कि नहीं, सेव किया होगा। वो बोलते नहीं सेव किया सर। इतना केयरलेस कैसा चलेगा, इतना केयरलेस कैसा चलेगा। मैं सुबह 7 बजे से 12 बजे तक, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक मेरे ऑनलाइन लेक्चर रहते, बराबर। ऑनलाइन लेक्चर होने के बाद जितने लेक्चर हुए उसके अटेंडेंस शीट बनाना, 20 20 20 मिनट, बराबर, मतलब 1 घंटा।
जितने वीडियो आ गए वो वीडियो एडिट करना और अपलोड करना, फिर से 2 घंटे बराबर, ये हो गया। फिर शाम को बच्चों का डेली प्रैक्टिस शीट बनाना, लेवल ए की प्रैक्टिस शीट बनाना, लेवल बी की प्रैक्टिस शीट बनाना 11th के लिए, फिर ऐसा 12th के लिए भी रहता, ऐसा रिपीटर के लिए भी रहता बराबर। वो सब हम करते शाम को 4 बजे से, शाम को 4 बजे से करते सब डेली प्रैक्टिस शीट ये वो बनाना। फिर पेपर निकालना पड़ता, फिर पेरेंट के फोन आते, पेरेंट के मैसेज आते, फिर बच्चों के डिफिकल्टीज आते व्हाट्सएप पे, फिर उसके वीडियो बनाना पड़ता। ये सब काम शाम से रात तक चलता। मतलब हम सुबह 7 से रात के 11 साढ़े 11 बजे तक क्लास का काम करते हैं। तो हम काम में रहते, तो आपका टेक्निकल इशू जो रहता वो सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। फिर आपका तो इशू सॉल्व होना चाहिए, तो उसके लिए हमने 1 2 3 नंबर दिए रहे बराबर। तो आपने वो नंबर पे कॉल करना चाहिए 100%। ओके। दूसरी बात, मुझे इतना काम है, इतना दिन भर का टाइट शेड्यूल है मेरा, फिर भी मेरा एक बच्चा तीसरी में है, अभी चौथी में जाएगा, मेरी बच्ची अब 9th में है, अभी 10वीं में जाएगी, मतलब गई। तो उनका रेगुलर कौन सा पीरियड चल रहा, कौन सी टेस्ट आज कैंसिल हो गई, कौन से टीचर का टाइमिंग आज बदल गया, सब अपडेट लेता मैं बच्चों से, सब अपडेट लेता। हाँ, आप मुझे फेसबुक पे, मेरे फेसबुक पे एक आधी कमेंट डालो मेरे पोस्ट पे, मैं उसको रिस्पॉन्ड 10-10 दिन नहीं करूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे एक आधा मैसेज डालो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का, मैं उसे 10-10 दिन नहीं देखूंगा। लेकिन आपका काम का कुछ भी रहा तो मैं एक दिन भर से देख के वो काम कर देता। तो अगर मैं ये कर सकता तो मुझे लगता है आपने भी वो करना चाहिए। ओके। मैं, आपको लगेगा थोड़ा ज्यादा बोल रहे सर, लगने दो, लेकिन मेरी कंप्लेंट पहले, हाँ बाद में तो आपकी कंप्लेंट तो लेने वाले हैं हम बराबर। तो सबसे पहले मेरी कंप्लेंट, आपने वो सब क्या करना चाहिए, देखना चाहिए मैसेजेस। ओके। बहुत सारे बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे, बहुत सारे। अब मैं खुद फोन लगा रहा, जो बच्चे ने पीरियड नहीं किया उसको फोन लगा रहा, जो बच्चे लेट आ रहे उनको फोन लगा रहा, जो रेगुलर लेट आ रहे सबको फोन नहीं जाते मेरे, अब उतना टाइम भी नहीं मेरे पास। तो मुर्तजा अंसारी, प्लीज प्रेजेंटेशन बंद करो प्लीज। मुर्तजा अंसारी प्लीज प्रेजेंटेशन बंद करो, दूसरे पेरेंट को दिखता नहीं। कौन है प्लीज ये, नहीं यार, मुर्तजा अंसारी प्लीज प्रेजेंटेशन बंद करो। ठीक है, हाँ। तब डिस्टर्ब हो जाता, फिर दूसरों को भी दिखता नहीं मैं क्या बोल रहा क्या नहीं। ये ऐसा नहीं करना। हाँ, क्या बोल रहा था मैं कि कुछ बच्चे टेस्ट नहीं देते, एक आधी दूसरी टेस्ट नहीं दी चलेगा, हफ्ते में 2 टेस्ट हो रहे। कुछ पेरेंट को तो ये भी मालूम नहीं कि वेडनेसडे को टेस्ट हो रही और संडे को भी टेस्ट होती है। दूसरी बात, उस टेस्ट के मार्क उसी वक्त उसी दिन पता चलते, आपके ऐप में ही पता चल रहे। तो हर वेडनेसडे को हर संडे को आपने पेरेंट ने पूछना बच्चों को, आज बेटा तूने टेस्ट दी,
तो आज तुझे मार्क कितने आए फिजिक्स को, बराबर। अगर कम आए तो क्यों कम आए, तो बच्चा बोलेगा नेट नहीं चल रहा था, वो सबमिट किया पर मार्क नहीं मिले। तो ऐसा सबमिट किया पर मार्क नहीं मिले, ऐसे अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 2-3 रहते, कुछ टेक्निकल इशू आ जाता। वो क्या आता पता नहीं, लेकिन आ जाता कुछ टेक्निकल इशू। अब टेक्नोलॉजी है, कुछ ना कुछ फॉल्ट हो सकता, मे बी, ओके, लेकिन सबका सब नहीं होगा, बराबर। हर टेस्ट को नहीं होगा, एक आधे टेस्ट को होगा। तो आपने वो टेस्ट के मार्क पूछना बच्चों को, उसके ऐप में मार्क आते हैं, आपके ऐप में मार्क आते हैं, उसी दिन आते हैं, बराबर। अब वो कुछ बच्चे बता रहे नहीं पेरेंट को, तो हमने क्या किया, फिर 1-2-3 वीक, 1 महीना हुआ है शायद, 1 महीने से हम क्या कर रहे, फिर वो मैसेज पूरा क्लास के पूरे बच्चों की लिस्ट जिन्होंने मार्क्स एग्जाम दिए और उनके मार्क की लिस्ट, वो लिस्ट बना के हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहे। अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप की लिस्ट भी आप नहीं देखोगे, उसमें मेरे बच्चे का नाम नहीं, मतलब उसने एग्जाम नहीं दिया, ये नहीं देखोगे, तो फिर कैसे सीखोगे 11th 12th। ये 10वीं नहीं, ये 9वीं नहीं, ये 11th 12th है, ये 10वीं से 10 गुना डिफिकल्ट है, 10वीं से 10 गुना डिफिकल्ट है। सर हमने 10वीं को भी ध्यान नहीं दिया था, फिर भी मेरा बच्चा होशियार है, उसने 96% लाया। वो 96% अब 11th 12 में अगर 66% भी मिल गए तो नसीब समझो, अगर 10वीं के हिसाब से ही स्टडी की तो इसको स्टडी 10 गुना ज्यादा करनी पड़ती। अब 10वीं जैसा नहीं रहता, तो स्टडी 10 गुना ज्यादा करनी पड़ती। अब कुछ बच्चों को डिफिकल्टी ऐसी रहती कि स्टडी कैसे करना, तो मैंने इस पे 1 नहीं 2 नहीं 3-3 लेक्चर दिए, 20-20 मिनट के लेक्चर दिए, बोर्ड पे लिख के दिया। अभी भी मेरे वीडियो उसमें होंगे, उसमें अभी भी मेरे वीडियो होंगे कि मैंने बोर्ड पे लिख के दिया कि फिजिक्स का कितने घंटे स्टडी करना चाहिए, केमिस्ट्री का कितने घंटे, बायोलॉजी का कितने घंटे करना चाहिए। उसमें फिजिक्स का अगर 3 घंटे स्टडी करते हैं आप, तो 1 घंटा स्टडी आपका पुराने चैप्टर का जो आप भूल चुके हैं उनका करना चाहिए, 1 घंटा स्टडी आप करंट चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा उसका करना चाहिए, 1 घंटा स्टडी आप जिसकी टेस्ट रखे हम उसका करना चाहिए। ऐसे 3 चैप्टर थ्योरी बताई बच्चों को, 20-20 मिनट, आधा घंटा उस पर डिस्कशन हुआ। हफ्ते में मेरा लेक्चर जब रहता तब मैं मेरे लेक्चर में 1 या 2 बार तो हमेशा बताते रहता स्टडी कैसे करना। इनामदार मुदस्सिर प्लीज प्रेजेंट मत करो कुछ भी, तो मैं हमेशा बच्चों को बताते रहता कि ऐसी स्टडी करना, टेस्ट कैसे देना। टेस्ट में अगर आपको 10 या 20 मार्क आ रहे तो वो 180 में से है, 180 में से है, तो 180 में से अगर 10 या 20 मार्क आपको आ रहे तो वो ऐसे ही लगे वाले हैं, तुक्का लगाया बोलते ना, वो स्टडी करके मार्क ही नहीं हुए। अगर मेरा वो तीसरी का बच्चा मैं लाऊं यहाँ पे और उसको वो 45 MCQ है, ABCD में से कुछ भी एक काला कर दो और 25 ही क्वेश्चन करना, आगे की करना भी नहीं, ऐसा वो बोल, तो भी उसको 20 मार्क गिरते, तो भी उसको 20 मार्क गिरते। तो इसमें भी कुछ बच्चों को नेगेटिव मार्क है, कुछ बच्चों को 0 मार्क है, 20 भी नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब 0 स्टडी हो रही, आपके पैसे टोटल वेस्ट जा रहे। पेरेंट को बात कर रहा मैं, बच्चों को नहीं। आप हमें जो पैसे दे रहे वो टोटल वेस्ट जा रहे, और हमें ऐसा नहीं लगता कि आपके फोकट के पैसे हम ले। मेरी तो इच्छा नहीं, आप देना चाहते तो वो आपकी बात अलग, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता, ना ही परिहार सर लेना चाहते। तो मेरा कहना है कि आपने ट्यूशन लगाई, पैसे दे, टाइम वेस्ट करे उतना उस पर, तो कम से कम 50% मार्क की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है।
है क्या? नहीं। पहले हम क्या कर रहे थे, नीट लेवल के एग्जाम ले रहे थे, तो ऑनलाइन में बच्चे अब कम स्टडी कर रहे, इसकी वजह से हमने क्या किया, पिछले महीने से पूरा रिवीजन 11th के फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन टेस्ट रखे। उसमें क्या किया, लेवल ए और लेवल बी ऐसे प्रैक्टिस शीट बच्चों को दे दिए। अब लेवल ए मतलब एकदम इजी क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन के आसपास वो क्वेश्चन दे रहा मैं लेवल ए के, बराबर। अब लेवल ए और लेवल बी ऐसे दो अलग अलग पेपर निकाल रहा, मतलब हफ्ते में 2 टेस्ट, और 2 टेस्ट के 2 अलग अलग पेपर, 2 अलग अलग प्रैक्टिस शीट, मतलब 4 पेपर 4 प्रैक्टिस शीट हफ्ते में मैं बना रहा, बराबर। अब वो लेवल ए जो है, लेवल ए, उसमें जो 100 क्वेश्चन दिए, तो लेवल ए का जो पेपर निकाल रहा मैं, उस 100 क्वेश्चन में से ही 45 क्वेश्चन दे रहा मैं, 100 में से 45, बराबर। मैं 1-2 हफ्ते पहले उनको डीपीपी दे रहा मैं, डेली प्रैक्टिस शीट दे रहा, कम से कम 1 हफ्ता पहले दे रहा मैं। वो 1 हफ्ते में आपको वो 100 क्वेश्चन करने हैं, उसके आंसर्स भी दे रहा मैं नीचे, आपको वो 100 क्वेश्चंस करने हैं। वो 100 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में। वो करे वाले क्वेश्चन, पढ़े वाले क्वेश्चन ही 45 सॉल्व करना है, और फिर भी आप एग्जाम नहीं दे रहे, फिर भी आपको 20-30 मार्क मिल रहे, तो आप पेरेंट ने सोचना हमारी कहाँ गलती है। ये मीटिंग मेरा बात होने के बाद पेरेंट ने बताना इसमें हमारी कहाँ गलती है। ओके, तो मेरा कहना है, अगर हम इतना बच्चों के बारे में सोच रहे, तो आप भी आपके बच्चों के बारे में थोड़ा, दिन में थोड़ा सोचो, 10 मिनट सोचो, खाली उसको 10 मिनट बात करो बच्चों से कि आज कौन से, खाली फिजिक्स का मत करो ऐसा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आज केमिस्ट्री का पीरियड हुआ क्या, लेट हुआ क्या, जल्दी हुआ क्या, आप लेट गए क्या, आपका नेटवर्क नहीं चल रहा था क्या, एग्जाम दी क्या, मार्क कितने हैं, 10 मिनट लगते अपने बच्चों के लिए। ये अपने बच्चों के लिए भी नहीं, एक्चुअली ये अपने खुद के फ्यूचर के लिए है। अपन रिटायर्ड हो जाने के बाद अपने को अपने बच्चे संभालने वाले हैं। आप कितना भी पैसा कमा लो, फिर आखिर में बच्चे ही अपने को संभालने वाले हैं, पैसा नहीं संभालता अपने को, बराबर। अपने को अपने बच्चे संभालते हैं। तो वो बुढ़ापे में अगर अपने बच्चे ही खुद स्टेबल नहीं रहे, तो अपने को क्या संभालेंगे? मेरी बात सही है या गलत है, बताओ। तो ये अपन बच्चों के लिए नहीं कर रहे, ये अपन अपने खुद के लिए करेंगे, ये मेरा कहना है। अब मेरे कहने में गलती अगर है, कुछ भी है गलती, आपको जो भी गाली देना है आज के दिन दे सकते, आप जो भी बोलना है बोल सकते, बराबर। डिफिकल्टी सॉल्विंग पीरियड चालू कर दिया हमने, वो तो बहुत दिन से चालू कर दिया। बीच में थोड़ा सा 12th का एग्जाम नजदीक आया था, तो 2 महीने बीच में मैंने वो बंद कर दिया था। 12th का एग्जाम नजदीक आया था, एग्जाम पोस्टपोन हो गई, वो बाद में पता चला, लेकिन हमको तो डेट मिली थी, तो हमें रिवीजन कंप्लीट करना था 3 दिन में 1 चैप्टर। तो ऐसा पूरा टोटल सिलेबस 1.5 महीने में हमको कंप्लीट करना था, 1.5-2 महीने में। तो वो 2 महीने हमको इतना काम था, लोड था, तो वो 2 महीने में मैंने डिफिकल्टी सॉल्विंग नहीं किया। ओके, लेकिन उससे पहले और उसके बाद में भी अभी भी डिफिकल्टी सॉल्विंग हमने चालू कर दिया है। ओके, क्या रहता डिफिकल्टी सॉल्विंग, बहुत पेरेंट को ये भी मालूम नहीं, तो फिर से मैं बता दे रहा डिफिकल्टी सॉल्विंग क्या रहता। ओके, तो बच्चा घर पे पढ़ रहा, एमसीक्यू सॉल्व करता, कोई भी एमसीक्यू का बुक लेके वो सॉल्व करता है, उसको वो एमसीक्यू आता नहीं, फिर पीछे उसके आंसर रहते वो देखता, फिर भी आता नहीं, कुछ एमसीक्यू के तो आंसर भी नहीं रहते, पीछे का पढ़े वाला समझ में भी नहीं आ रहा। तो उस बच्चे ने क्या करना, वो एमसीक्यू का फोटो निकालना और मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना। फिर मैं क्या करता, एक 5-10 एमसीक्यू ऐसे जमा हो गए, तो वो सब एमसीक्यू लेके हर एक
सिंगल सिंगल एक एक एमसीक्यू का 5 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, जैसा एमसीक्यू का लेवल है उस हिसाब से अलग अलग वीडियो बनाता और वो बच्चों को भेज देता। बराबर, मतलब आपको घर पे प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा और उसका सॉल्यूशन मैंने वीडियो बना के आपको भेजा। कितना अच्छा टेक्निक है ये। मुझे बताओ, ऑनलाइन टीचिंग में आपने कहाँ ऐसा सुना है कि सर हर एक बच्चे के हर एक एमसीक्यू के वीडियो, एक एक वीडियो बना के भेज रहे? कहाँ सुना आपने? फिर आप अपने बच्चों से एक बार सवाल कर लो, ये मीटिंग होने के बाद, तूने अब तक कितने क्वेश्चन पूछे? अगर उसने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा या एक क्वेश्चन पूछा बोला, तो उसको बोलना कि पूरे सिलेबस में तुझे एक ही क्वेश्चन का डिफिकल्टी आया क्या? मतलब तुझे सब क्वेश्चन आसान जा रहे, मतलब तू सब टेस्ट में अच्छे मार्क लेगा। बराबर, ऐसा ही होगा ना? परिहार सर, तुम्ही आलात का? काही इश्यू झालाय का टेक्निकल? हो सर, हो सर. अरे सॉरी बरं का, मला ते तुमचं नाव आलो लिस्टला गेलं म्हणून मी बोलत बसलोय. आलो आलो. सॉरी. चालू, ठीक है, आलात ना तुम्ही? हो. ठीक. तो हम वो डिफिकल्टी सॉल्विंग ले रहे, तो बच्चों को क्वेश्चन आने चाहिए, क्वेश्चन बच्चों ने पूछने चाहिए, सॉल्व करने आने चाहिए नहीं बोल रहा मैं। अगर सॉल्व करने नहीं आया तो कम से कम वो पूछने चाहिए। ओके, और कितना आसान हो गया। अगर आपका बच्चा शर्मीला है, सपोज थोड़ा शर्मीला है, तो वो क्या करेगा? अगर ऑफलाइन लेक्चर है तो वो डरेगा सर से बात करने को, वो शर्मा के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ व्हाट्सएप पे शर्माना क्या है? फोटो निकालना है और एक बटन दबा देना है, खलास, काम ही हो गया। फिर सर उसका आंसर 1 दिन में दो, 2 दिन में दो या 10 दिन में दे दो, सर आंसर देंगे ही। बराबर, कितना आसान हो गया अभी ऑनलाइन, तो ऑफलाइन से अच्छा हो गया। कुछ पेरेंट का कहना रहता कि ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा उतना। गलत बात है, 100% गलत बात है। अब मैं बात कर रहा, आपको समझ में नहीं आ रही? कौन सा ऐसा पेरेंट है, उसने कमेंट में लिख दो, बोला मैं जो बात कर रहा वो बात उस पेरेंट को कुछ भी समझ में नहीं आ रही। ऐसा कैसा हो सकता? यहाँ ऑनलाइन में आपको डिस्टर्ब करने वाले आजू बाजू को फ्रेंड नहीं, कुछ भी डिस्ट्रक्शन नहीं, आप साइलेंटली एक रूम में बैठे हैं, मम्मी डैडी भी, बच्चा ऑनलाइन लेक्चर कर रहा बोल के मम्मी भी, हाँ, ये मुर्तजा अंसारी प्लीज आपका प्रेजेंटेशन बंद करिए, प्लीज प्रेजेंटेशन बंद करिए, प्रेजेंटेशन। शायद नए नए मीटिंग में आए, क्या हुआ? किया क्या सर? हाँ, तो क्या कह रहा था मैं सब वो डिस्टर्ब हो जाता, देखो ऐसा कुछ तो बात कर रहा था मैं अच्छी। चलो ठीक, हाँ, ऑनलाइन 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 जब हम सीखते हैं, एक स्क्रीन पे सर है, स्टूडेंट है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, हेडफोन लगाया, सर आपके कान में सिखा रहे, बराबर, आंखों के सामने जो लिखा है बोल रहे वो दिख रहा है, जो नहीं समझा वो कमेंट में डाल देना है। ओके, एमसीक्यू नहीं आया तो डिफिकल्टी सॉल्विंग में डाल देना है। तो ऑनलाइन टीचिंग में कहाँ ऑफलाइन से कम है? वो कम हमारे लिए है, हमें पता नहीं चलता कि बच्चों को समझ रहा या नहीं समझ रहा। बच्चों को पूरा समझता, बच्चों को पूरा समझता, उनको समझ रहा या नहीं समझ रहा, तो बच्चों ने रिस्पॉन्स दिए तो खत्म बात। ओके, तो ऑनलाइन टीचिंग बहुत अच्छी है। तो मेरा कहना, मैं यहीं रुका देता हूँ, बहुत बोल चुका। अब मैं परिहार सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने पेरेंट को अपनी बात उनके सामने रखें। परिहार सर। हो सर.
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखो सिलेबस के बारे में अगर सर ने तो वैसा आपको पूरा बता दिया, ऑनलाइन का जो भी है बेनिफिट्स वगैरह, किस तरह से बच्चों के लिए डाउट्स वगैरह। तुमचं ते आवाज कमी करा आणि बंद करा तिकडचं, इकडे डिस्टर्ब व्हायला। तो देखिए जो बेनिफिट्स है या फिर एग्जाम के बारे में सर ने बताया, पॉइंट्स वगैरह आपको कल एक पीडीएफ फाइल भी भेजा था, बच्चों ने अब तक के कितने एग्जाम दिए और उसका टोटल कितना है, वो टोटल्स भी दिए हैं। अभी कुछ बच्चों के रह गए हैं, जो बच्चों का सपोज अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, उनका शायद उसमें लिस्ट नहीं आया है, लेकिन उनके लिए हमने फिर आज व्हाट्सएप पर भी गूगल मीट का लिंक भेजा है और ऐप में भी डाला है, मतलब दोनों तरफ से आप लॉग इन कर सकते हैं। जितना हो सके उतना ऑनलाइन में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा रिकॉर्डिंग रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह वो भी बताएं। अभी सिलेबस की अगर बात करेंगे, हमने पिछले साल जो फर्स्ट पेरेंट मीटिंग लिया था, उस फर्स्ट पेरेंट मीटिंग में आपको शुरुआत में ही बताया था, 8 जून में हमने जो बैच स्टार्ट किया था, तब 2 साल किस तरह से सिलेबस चलेगा, कैसा लिया जाएगा, कैसे कैसे स्टेप्स लिए जाएंगे, टेस्ट कैसे लिए जाएंगे, उसके बारे में बताया। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो अब तक के हमने एनसीईआरटी 11th के लगभग 7 to 8 चैप्टर्स कवर कर लिए। एक सिर्फ एक वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर है, तो उसके बारे में बोला है कि वो लास्ट में लिया जाएगा, क्यों तो कुछ उसके अंदर जो पॉइंट है वर्क के, एनर्जी के, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, वर्क डन में पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वर्क डन, इससे रिलेटेड जितने भी एनर्जी के फॉर्मूले, कुछ मैग्नेटिज्म में जाने वाले हैं, कुछ एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियर चैप्टर में जाने वाले हैं, तो सेकंड पेपर में भी जाते हैं। देयरफॉर वो चैप्टर हम सबसे लास्ट में लेते हैं, फर्स्ट पेपर में होने के बावजूद वो चैप्टर हम लास्ट में लेते हैं। उसके बाद से फर्स्ट पेपर के 2 ही नीट के हिसाब से अगर देखेंगे तो और 2 चैप्टर्स बचे, एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और दूसरा रेडिएशन, सॉरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो रेडिएशन में का पार्ट सर का भी शुरू है, शायद वो खत्म हो जाएगा, और जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनामिक्स, ऐसे सिर्फ 2 चैप्टर बचे। तो जो शेड्यूल आपको बताया था उसके हिसाब से ही सिलेबस यहाँ पर चल रहा है, वही टाइमिंग से सिर्फ एक 10 से 15 मिनट 15 आगे पीछे हो सकता है। और फर्स्ट पेपर का स्टेट लेवल का बोर्ड के हिसाब से अगर बोलेंगे तो टोटल 4 चैप्टर्स ले लिए। कौन कौन से? एक रोटेशनल डायनामिक्स, उसके बाद में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसके बाद ऑसिलेशन एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो ऐसे ये 4 चैप्टर्स हो गए। एटीजी एंड रेडिएशन लेंगे और थर्मोडायनामिक्स लेंगे तो फर्स्ट पेपर इनका खत्म हो जाए, मतलब टोटल 6 चैप्टर्स होंगे, बचते हैं 10 चैप्टर्स स्टेट लेवल के हिसाब से। जैसा सेकंड पेपर स्टार्ट होगा या एनसीईआरटी 12 स्टार्ट होगा, तो सेकंड पेपर के 10 चैप्टर और एनसीईआरटी के 9 चैप्टर्स वो अभी स्प्लिटेड है। स्टेट लेवल के सिलेबस थोड़े से अलग है, मतलब चैप्टर्स अलग है, और जो नीट का लेवल है तो उसके चैप्टर्स वही चैप्टर्स है लेकिन डिवाइडेड है। जो 11th के कुछ सेकंड पेपर के चैप्टर्स और 12th के सेकंड पेपर के चैप्टर्स, ऐसे 20 से 22 चैप्टर का मिलके हमको क्या करना है, एनसीईआरटी के टोटल 9 चैप्टर्स कवर करना है। तो 9 में ये 20 चैप्टर्स है, स्टेट लेवल में डिवाइड करके दिया है, कुछ 11th में डाले हैं चैप्टर्स और कुछ 12th में डाले। तो यहाँ पर स्टेट लेवल का आधा सिलेबस, 12th बोर्ड का आधा सिलेबस और 11th बोर्ड का आधा सिलेबस यहाँ पर खत्म होता है हमारा। ओके, और 2 चैप्टर लेने के बाद में तो 2 चैप्टर को उतना कुछ समय लगेगा नहीं, एक 15 पीरियड्स या फिर उससे ज्यादा जो भी टाइम, 2-3 हफ्ते में वो खत्म हो जाएगा, मतलब इस मंथ के एंड तक। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर सिलेबस के बारे में। और एग्जाम्स का अगर बोलेंगे तो सर ने वैसा बताया है, एग्जाम्स किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम्स लिए हैं और शेड्यूल कैसा दिया है। फर्स्ट पेपर की जो टेस्ट है, तो टेस्ट के बारे में बता दिया, हर चैप्टर का 2-2 सर ने बताया, वैसा डीपीपीज दे रहे हैं। एक डीपीपी में से एक फर्स्ट पेपर या लेवल 1 का पेपर आता है, और जो दूसरा लेवल का जो पेपर रहेगा तो वो लेवल का पेपर अलग से, मतलब क्वेश्चंस कैसे, रैंडम क्वेश्चन पूछे जा सकते। और इसके आगे वाला जो सिलेबस है, अभी आगे जो क्वेश्चन है, तो हमारा जो सिलेबस सेकंड पेपर का सिलेबस वो 31 दिसंबर के पहले ही खत्म हो जाएगा। 31 दिसंबर तो लास्ट बोल रहे हैं। जो सेकंड पेपर में जो टोटल 9 चैप्टर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर। ऐसे टोटल 9 चैप्टर्स एनसीईआरटी 12th के
मतलब नीट के 9 चैप्टर्स, और जेडब्ल्यू का अगर देखेंगे उसके अंदर 9 चैप्टर्स और एक कम्युनिकेशन सिस्टम एक एक्स्ट्रा होता है, वो भी हम लेते हैं। जेडब्ल्यू का भी सिलेबस उसके अंदर कवर होता है। अभी जो चल रहा है तो नीट एंड जेडब्ल्यू दोनों की कवर हो रहा है, पैरेलली चलता है। और उसको पैरेलल में हम बोर्ड के भी चैप्टर्स ले रहे हैं। पहले बोर्ड का सिलेबस लेते हैं और उसी चैप्टर का बाद में नीट लेते हैं। और जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस तो होता ही रहता है। जैसे अभी कुछ चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स और कुछ डाउट्स है तो सर ने बता दिया, डीएसपी एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर जो भी बच्चों को डाउट्स रहेंगे तो वो डाउट्स आपको भेजना है, वो डाउट्स सेक्शन में वो ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे। और इसमें जो भी आपको जो डाउट्स है, बच्चों के डाउट्स व्हाट्सएप पे पूछे जाते हैं, मतलब व्हाट्सएप पे बच्चे बताते हैं। और सर ने जो अटेंडेंस वगैरह वो भी बताया, वो उस पर भी पेरेंट को ध्यान देना है, अपना बच्चा कितना टाइम देख रहा है उसके बारे में भी सर ने उसमें बताया। तो और कुछ अगर आपको इसमें डाउट है, ये हो गया सिलेबस के बारे में, किस तरह से सिलेबस चल रहा है और किस तरह से आगे जाएगा। तो आगे 31 दिसंबर के पहले पहले ही, एक्चुअली 31 दिसंबर या शायद 1 दिसंबर तक की इनका पूरा सेकंड पेपर और एनसीईआरटी 11th और जो फिजिक्स का स्टेट बोर्ड का भी सिलेबस खत्म होगा। उसके बाद में हम स्टेट बोर्ड का रिवीजन लेंगे। जो स्टेट बोर्ड के 16 चैप्टर्स है, वो 16 चैप्टर्स का रिवीजन लेंगे। एक एक चैप्टर को लगभग 2 से 3 दिन देते हैं। तो और उसके बाद स्टेट बोर्ड के एक एक चैप्टर का, सिंगल चैप्टर का बोर्ड का टेस्ट भी लिया जाता है 35 मार्क्स का। तो बोर्ड का फुल रिवीजन होता है। लास्ट वाले जो 2 महीना है उसके अंदर अलग से बोर्ड का रिवीजन होता है। बोर्ड बुक प्रॉब्लम्स भी लिए जाते हैं, वैसे तो अभी भी ले रहे हैं बोर्ड बुक प्रॉब्लम्स, वो भी बाद में भी लिए जाते हैं। ओके। और बोर्ड बुक का मतलब बोर्ड का लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए अलग से 2 महीना, मतलब दिसंबर और जनवरी, अगर फरवरी में टेस्ट हो रहा है, मतलब बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, तो दिसंबर एंड जनवरी ऐसे 2 महीने में इनका बोर्ड का सिलेबस पूरा होता है। और 3-3 दिन को एक एक टेस्ट होता है। जो 16 चैप्टर्स है, 16 चैप्टर्स के वो 16 टेस्ट, उसके बाद में फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स सेकंड, और होल सिलेबस के 1 से 2 टेस्ट होते हैं। तो इस तरह से बोर्ड का भी रिवीजन होगा, अलग से रिवीजन होगा। अभी तो हो रहा है, अभी पूरा पढ़ा रहे, डिटेल में पढ़ा रहे। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि दिसंबर और जनवरी में ही हम बोर्ड पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। दिसंबर और जनवरी में हम सिर्फ रिवीजन करने वाले। अभी रेगुलर पीरियड्स में ये चैप्टर्स हम कवर कर रहे हैं, स्टेट बोर्ड के भी, और बच्चों को बता रहे हैं रोटेशनल डायनेमिक्स अलग है। रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर का पूरा बोर्ड के नोट्स अलग से दे रहे हैं, बोर्ड के बोर्ड बुक प्रॉब्लम्स भी अलग से पढ़ा रहे हैं। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रहने दो, या सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स रहने दो, ऑसिलेशन चैप्टर रहने दो, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, हर एक चैप्टर, टोटल 16 चैप्टर्स उनका थियोरेटिकल स्टेट बोर्ड, और थियोरेटिकल में जो भी उनके न्यूमेरिकल्स है वो भी अलग से रेगुलर पीरियड्स में पढ़ाए जा रहे हैं। और फिर उनसे कनेक्टेड जो नीट के पॉइंट्स है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहेंगे जो चैप्टर में, वो उसके बाद में, मतलब बोर्ड का सिलेबस होने के बाद, ये बोर्ड का चैप्टर पढ़ाना होने के बाद में उसका नीट के पॉइंट्स पूरे लिए जाते हैं, जो स्टेट बोर्ड में भी है और कुछ एनसीईआरटी में, मतलब जो स्टेट बोर्ड में दिए नहीं है लेकिन नीट के एग्जाम में या जेडब्ल्यू के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो अलग से पॉइंट पढ़ाकर उसके बाद ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया। मतलब एक चैप्टर लगभग 2 बार अभी पढ़ना हो रहा है बच्चों का। कैसा 2 बार? जैसा अभी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का बच्चों को मालूम है, पहले पूरा नीट, पहले पूरा बोर्ड का बता दिया, जो स्टेट बोर्ड में जितने भी पॉइंट है पूरे डेरिवेशंस ये वो सब कुछ बता दिए। फिर बोर्ड बुक के प्रॉब्लम्स लिए। तो जब उसका नीट स्टार्ट किया तो नीट में भी जो नीट के पॉइंट्स है, मतलब बोर्ड के जो पॉइंट्स है, वो एक 4 पीरियड में या 5 पीरियड में पूरा एक रिवीजन होता है। मतलब एक चैप्टर अभी 2 बार कवर हो रहा है, और वही चैप्टर फिर बाद में जब दिसंबर में हम रिवीजन करेंगे तो वो तीसरी बार होगा। मतलब एक चैप्टर बच्चों को हम 3 बार पढ़ा रहे हैं, 3 टाइम्स। एक तो बोर्ड के साथ, उसी का नीट या जेडब्ल्यू, और लास्ट में जब रिवीजन होगा तो तब। तो रिवीजन में बोर्ड एग्जाम के पहले बोर्ड के 16 चैप्टर्स, उसमें नीट के लगभग 60 to 70% सिलेबस का रिवीजन हो जाता है। ओके। और जो बचे हुए 20 to 30% है जो एनसीईआरटी 11th में है लेकिन स्टेट बोर्ड में नहीं है, हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में नहीं है, तो उन चैप्टर का इनका बोर्ड का एग्जाम होने के बाद में उसका रिवीजन लिया जाता है। तो लास्ट तक के, मतलब जब भी सपोज 5 मई को एग्जाम होने वाला है इनका अगले साल, अभी आज तो फिक्स डेट नहीं बोल सकते हम, तो फर्स्ट वीक में जनरली होता है, तो तब तक के इनका और एक रिवीजन होगा, बोर्ड का ही नहीं नीट का भी रिवीजन होगा।
मतलब सिर्फ बोर्ड का पढ़ा रहे हैं और नीट का नहीं पढ़ा रहे, तो बोर्ड के जो चैप्टर 70% जो बोल रहे बोर्ड के एग्जाम के पहले, तो बोर्ड के पॉइंट्स भी कवर करते हैं, साथ में एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स है या एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उसका भी एक रिवीजन होता है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव का रिवीजन तब उतना नहीं ले सकते हम, उतना पॉसिबल नहीं, उतना समय नहीं रहता। कंसेप्चुअल रिवीजन जो है तो वो लेना जरूरी होता है। देयरफॉर कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान देते वो लास्ट के 2 महीना, और जो लास्ट में 1 से 1.5 महीना बचता है, 40 to 45 डेज बचते हैं बोर्ड एग्जाम के बाद में। एक 10 से 15 मार्च के आसपास इनका एग्जाम खत्म होता है, तो 15 मार्च के बाद में 1-1.5 महीना बचता है। उसके अंदर फिर से पूरे नीट के एक चैप्टर के पूरे टेस्ट लिए जाते हैं, 1 या 2 चैप्टर, अभी जैसा डिफिकल्टी रहेगा चैप्टर का, टेस्ट फिर से नीट के लिए जाते हैं या जेडबलई के टेस्ट लिए जाते हैं। और उसके बाद में, और उसमें हम एमएसटी सीईटी के भी अलग से पेपर लेते हैं। ओके, स्टेट लेवल का जो सीईटी, जो मैथ वाले बच्चे हैं जिनको स्टेट लेवल का ही एमएसटी सीईटी देना है, तो उनके लिए भी अलग से पेपर लास्ट में रखते हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग। जिनको नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, अभी से स्प्लिट नहीं करते हम, तो वो बच्चे जेडबलई के दे सकते एग्जाम, इस वजह से एमएसटी सीईटी या सीईटी के अलग से एग्जाम नहीं लेते। तो वो सीईटी के एग्जाम हम फिर बोर्ड के बाद में अच्छे से पूरे 16 चैप्टर जो है सिर्फ स्टेट लेवल के बेसिस पर होता है, तो उसमें भी 80% 12th का होता है और 20% 11th का होता है। देयरफॉर उनको ये पूरा सिलेबस कवर करना जरूरी है। 11th और 12th उनको लगेगा कि सर हमको तो सिर्फ 12th के ही 16 चैप्टर आने वाले, ऐसा नहीं है। तो उनको 11th के भी 10 क्वेश्चन आने वाले, 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन 12th के बेसिस पर रहेंगे और 10 क्वेश्चंस 11th के बेसिस पर रहेंगे। तो इस तरह से पूरे 50 क्वेश्चंस का भी सिलेबस कवर करना। सिलेबस तो अभी कवर हो रहा है उनका भी, दोनों पैरेलली चल रहा है। और लास्ट में सिर्फ नीट के टेस्ट और सीईटी के टेस्ट ये थोड़े से अलग करते हैं, 20 से 25 टेस्ट जो रहेंगे लास्ट में, जो 2-2-3 को या 1 दिन 8 जो टेस्ट रहेंगे, जो प्योरली रिवीजन बेसिस पर रहेंगे, तो उसमें वो टेस्ट लिए जाएंगे। तो इस तरह से आगे वाला पोर्शन या फिर इसके आगे जो शेड्यूल है, तो ये शेड्यूल इसके आगे इस तरह से कवर होगा। इसमें भी आगे अगर कुछ पेरेंट्स को, अगर अभी सर ने जैसा बताया है कि आपको अगर कुछ डाउट्स हैं और कुछ आपके सवाल है, तो वो सवाल पूछिए। ये हो गया यहाँ पर फिर किस तरह से पढ़ाने वाले हैं और किस तरह से आगे का शेड्यूल कवर होगा और कब सिलेबस खत्म होगा उसके बारे में बता दिए। ओके, ठीक है परिहार सर, थैंक यू। अब पेरेंट जो है, अब जिनको क्वेश्चन पूछना है वो पहले प्लीज वहां पे क्या करिए, कमेंट पे अपना नाम डाल दिए यस सर बोल के, तो मैं एक एक का नाम लेके उनसे हम बात करेंगे। तो जिसको क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पेरेंट्स अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा यहाँ हो गया, यस कोई भी एक जन चालू हो जाओ, जो भी है दिल में वो बोल दो अब। हराळे सर, आदिती वडील आहेत का तिथं? हा सर, तापके सर बोला। हॅलो हॅलो, हा बोला सर। तुम्ही जे प्रोग्राम राबवला ते अत्यंत छान आहे असं मला वाटतंय। थँक्यू सर। आवाज येतोय सर? हो येतो येतो। आणि सर आणखीन एक अशी माझी विनंती आहे तुम्हाला, बोला ना सर। की जे पेपर होतात आणि त्यांचे आन्सर शीट जर व्हॉट्सअपला दिले तर ते प्रिंट करून मुलांसाठी पुन्हा रिव्हिजन साठी ठेवता येतील। तसं करता येईल, परंतु कसं आहे माहिती का, आता तसं व्हॉट्सअपला पेपर दिल्यानंतर ती मुलं काय म्हणतात, ते परीक्षा देतात नाही देतात ते आम्हाला कळणार कसं? नाही नाही नाही, पेपर झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी झाल्यानंतर म्हणतायत का? हा हा, बर, तसं एकदा विचार करतो मी परिहार सर, मी एकदा डिस्कस करतो आणि मग वाटल्यास मग दुसऱ्या दिवशी पेपर झालं की त्याचं विथ सोल्युशन टाकता येईल पाहतो। आणि सर आता या 11वीच्या पूर्ण अभ्यासक्रमावर चाचण्या होणार आहेत का?
आता टेस्ट सध्या 11वीच्याच ह्याच्यावर चालू आहेत ना. नाही तर ते चॅप्टर वाईज आहेत म्हणजे पूर्ण हा, हा, चार हा. चॅप्टर. आता आता ही जी रिव्हिजन टेस्ट ठेवल्यात आता सध्या आपण आता हा. एक जवळजवळ एक मला वाटतं 10-15 एक्झाम होत आहेत ह्या रिव्हिजन टेस्ट. ह्या रिव्हिजन टेस्ट झाल्या की आता ह्यांची रिव्हिजन एका महिन्यात कंप्लीट झाली ती पहिलीची. मग आता आपण त्याच्यावर पूर्ण सिलेबस वाईज पहिले 4 चॅप्टरवर ठेवू, 4 चॅप्टरवर, आणि नंतर पूर्ण जितका सिलेबस झाला तितक्यावर ठेवून देऊ. बस धन्यवाद सर. थँक्यू सर. हॅलो, नमस्कार सर. कोण बोलतोय एकदा सांगा मला, तिथं हा, दिसत. ईश्वरी डहाळेची हा, आई हा, बोलते, हा. डहाळे बोला मॅडम मॅडम. बोलते. बोला बोला हा मॅडम. सर, मला म्हणजे आता परिहार सरांनी सांगितलं ते तर म्हणजे नीट आणि JEE आणि CETचा सिलेबस वेगवेगळा आणि त्याप्रमाणे म्हणजे रिव्हिजन मध्ये एक्झाम होत आहे. पण निगेटिव्ह मार्किंग बद्दल एकदा विचारायचं होतं सर. म्हणजे ईश्वरीकडे माझं लक्ष असतंच, ती किती वेळ क्लास करते, तिचे मार्क्स पण पाहिले सगळं. पण कधी कधी काय होतं, तिला येत असताना क्वेश्चन म्हणजे तिला भीती वाटते की बाबा हा चुकेल, म्हणून मग ती ते सोडून देते. तर मग ते म्हणजे कटतील निगेटिव्ह मार्किंग. तर मग त्याच्या बाबतीत मला सांगा ना सर थोडं. आता मी मुलांना मागे सुद्धा एकदा असं सांगितलं होतं की जे क्वेश्चन वर आपल्याला 50% गॅरंटी आहे, 50%च असे फक्त 5च प्रश्न सोडवावेत. अच्छा. 5च्या वर सोडवू नये. त्याला रिझन असं आहे की 5 पैकी जर एक जरी करेक्ट आला आपला तर निगेटिव्ह मध्ये 4 कटले आणि एक करेक्टचे 4 भेटले, म्हणजे नो लॉस नो प्रॉफिट. बरोबर. हो, बरोबर. आणि पण तुम्ही 5 पेक्षा जर जास्त क्वेश्चन सोडवले आणि त्यात जर निगेटिव्ह यायला लागलं तर आपले मेहनतीचे मार्क लॉस होतो. लॉस होतो. तर असे आता समजा तुम्हाला 20 प्रश्न एकदम गॅरंटी आहे, तुम्ही 20 प्रश्न सोडवले 45 पैकी, तर तुम्ही टोटल 25च प्रश्न सोडवायला पाहिजे. अच्छा. जर तुम्ही 30 सोडवले तर 35च सोडवायला पाहिजे. अच्छा. 5च प्रश्न असे सोडवावेत एक्स्ट्रा की ज्याच्यात तुम्हाला 50% गॅरंटी आहे. 50%. की ऑप्शन ए आणि सी मध्ये कन्फ्युजन आहे फक्त, तो प्रश्न सोडवावा. पण ए, सी आणि डी मध्ये कन्फ्युजन आहे तर मग त्याला हात लावू नका. अच्छा. सर, अजून एक विचारायचं होतं. बोला ना. म्हणजे आता नीट आणि JEE जेव्हा तुम्ही हे म्हणजे पेपर त्या हिशोबाने काढता का जेव्हा रिव्हिजन नाही आता आवाज येतोय. हा, काय म्हणले मॅडम? नीट आणि जेईचं? हा, नीट आणि JEE जेव्हा तुम्ही आता रिव्हिजन पेपर काढताय ना, हा हा तर ते असं म्हणजे असतं का त्याच्यामध्ये काही? सरांनी आता सांगितलं, परिहार सरांनी, की नंतर सिलेबस नंतर नंतर जेव्हा आपण घेतो ना रिव्हिजन, जेव्हा पेपर घेतो ना, MST CET चे वेगळे पेपर काढतो, MST CET इंजिनिअरिंग, आणि नीटचे वेगळे काढतो. अच्छा. नीट आणि JEE चे पण वेगळे? आता 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 JEE चे जे क्वेश्चन आहेत ते आणि नीटचे, JEE मेन आणि नीटचे एकच लेव्हलचे प्रश्न असतात, त्यामुळे त्यांचे वेगळे पेपर करायची गरज नाही. फक्त काय होतं, फक्त काय होतं, JEE मेन मध्ये नंबर ऑफ क्वेश्चन कमी असतात आणि नीट मध्ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जास्त असतात. अच्छा. JEE ऍडव्हान्सचे क्वेश्चन मात्र ते नीट पेक्षा टफ लेवलचे. पण आता JEE मेन मध्ये जर चांगलं नाही केलं मुलांनी तर मग आम्ही त्याला ऍडव्हान्सचा पेपर देत नाही. जर एखादा मुलगा, जर गेल्या वर्षी आता समजा एक मयूर म्हणून, कोणगुट्टे म्हणून चांगला मुलगा होता, तर तो मेन मध्ये समजा आपल्या परभणीत टॉप आला, त्याने MST CET मध्ये महाराष्ट्रातली रँक त्याची 40 होती, COEP ची रँक 13 होती, त्याची स्टडी चांगली होती, तर मग मी त्याच्या एकट्यासाठी मी JEE ऍडव्हान्सचा पेपर द्यायचो काढून. त्याच्यामुळे काय, जर तुमच्या मुलीनं जर JEE मेन नीट केलं तर तिला ऍडव्हान्सचा पण पेपर भेटेल, आणि त्याचं ऍडव्हान्सचं कोचिंग वेगळं भेटेल, नुसतं पेपर नाही, त्याचं टीचिंग सुद्धा मी वेगळं करेन. आणि तुम्ही दोघेही सर खूप छान, अगदी म्हणजे माझंही लक्ष आहेच माझ्या मुलीकडे. थँक्यू. खूप छान शिकवत आहात आणि मी पण कधी कधी करते अटेंड लेक्चर, काय चालू आहे काय नाही. थोडस रागवतो आम्ही मुलांना जास्त, पण त्याला पर्याय नाही, आमचा विषयच नाही सर, ते आवश्यक आहे, त्याच्याशिवाय शक्य नाही, मुलं नाही करू शकणार त्याच्याशिवाय. धन्यवाद सर. थँक्यू मॅडम.
गुड मॉर्निंग सर. हा, व्हेरी गुड मॉर्निंग. मी शिवानी ठाकूरकडनं बोलते, प्राध्यापक ज्योती सोळंके. हा, बोला मॅडम. मला मी एक ऑब्झर्व केलंय टोटली ज्यावेळेस आम्ही जॉईन केलेले ट्युशन तुमची, तर तुम्ही थोडस ना जास्त नीटवर भर देतायत असं मला लक्षात यायला लागले. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कडे सुद्धा लक्ष द्यावं असं माझी. नाही एक्झाम्पल एखादं समजा मी शिकवताना एखादा टॉपिक जो आहे म्हणजे आता फिजिक्स हा कसा आहे सर विषय JEE साठी खूप महत्वाचा आहे, मॅथचे इक्विव्हॅलंट आहे आणि त्याच्याकडे थोडस दुर्लक्ष नाही म्हणता येणार, पण तो थोडस तुम्ही सेकंडरी त्याला प्रेफरन्स द्यायला लागलात असं मला वाटते बरं का, माझ्या ऑब्झर्वेशन. एखादं एक्झाम्पल मला कशावरून एखादं असं वाटलं. तुम्ही DPP ज्यावेळेस तुम्ही पाठवतात ना सर, तर त्याच्यामध्ये नीटचे जास्त क्वेश्चन असतात. नाही DPP जे पाठवायला होत ना, ते मुलांना जे मुलं अभ्यास करत नाहीयेत आणि त्यांना थोडं तरी फिजिक्सची गोडी लागावी म्हणून लो लेव्हलचे MCQ काढून पाठवायला होतं. ऍडव्हान्स मधले काहीच मला त्याच्यामध्ये दिसत नाही. ऍडव्हान्स पाठवच नाही गेलो ना DPP, पण MCQ जेव्हा आपण घेतो ना MCQ शीट, तर तेव्हा JEE मेन आणि नीट हे दोन्ही एकाच लेवलचे आहेत. मी आता तुम्हाला तेच सांगितलं त्या दहाळे मॅडमला. JEE मेन आणि नीट एकाच लेवलचे आहेत. मग ज्यावेळेस तुमचा विद्यार्थी JEE मेन छान करेल तेव्हा मी आता बोलताना तेच बोललो की आम्ही त्याला JEE ऍडव्हान्सचं वेगळं टीचिंग, वेगळं DPP, वेगळ्या टेस्ट सगळं देऊ. पण आता हे तर नीट करू द्या ना पहिले. बरोबर व्हायलाच पाहिजे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे माझी इच्छा आहे की सायमल्टेनियसली ते पण जर तुम्ही सुरू केलं आताच तर इम्प्रुव्हमेंटला स्कोप राहील ना सर पुढे. नाही, क्वेश्चन तुम्ही म्हणताय ना, तो प्रश्न तुम्ही लेव्हल B चा क्वेश्चन पेपर पहा एकदा, लेव्हल B चा, आणि ते JEE लेव्हलचे नाहीत असं मला सांगा त्याच्यात. नाहीत असं म्हणलं नाहीये स्पष्ट, पण फोकसिंग त्याच्यावर जितकं तुम्ही नीटवर करतात ना तितकं. आता कसं वर्गात 100 विद्यार्थ्यातले 90 मध्ये ना JEE ऍडव्हान्सला तेवढं नाही. दोन दरवर्षी 1-2 आपल्या इथून लागतात मॅडम. आपल्याकडे ऑपॉर्च्युनिटी आपण अवेलेबल करून देऊ शकतो स्टुडंटला, आपण ऍडव्हान्स मध्ये सुद्धा क्वालिफाय व्हावं, हो की नाही. दरवर्षी 1 ते 2 विद्यार्थी आपल्या ट्युशन मधून JEE ह्याचं पर्सेंटेज वाढवत नसतं आपण जर विद्यार्थी करणार. मॅडम मॅथ्सचेच विद्यार्थी 30 असतील आपल्याकडे, 30 मधले जर 2 लागतायत ऍडव्हान्सला, त्यात वाईट काय आहे. ते तर आहेच, पण जरा आणि विशेष म्हणजे मॅथ्सचे चांगले विद्यार्थी परभणीत थांबत नाहीत ना. आमच्याकडे जे चांगले विद्यार्थी थांबलेत, लातूर सोडून इथे थांबलो तुमच्या भरोशावर. तुम्ही थांबलात 100% विद्यार्थ्याकडे तुमच्या लक्ष देऊन त्यानं मला DPP मध्ये कितीही ऍडव्हान्सचे क्वेश्चन विचारू द्या, मी ते सगळे सॉल्व्ह करून वेगवेगळे DPP. आणि सगळ्यात छान उपाय ना DPP. DPP नाही, आपलं DSP, डिफिकल्टी सॉल्व्हिंग. मला ऍडव्हान्सचे तुम्ही प्रश्न पाठवत राहा, मी त्याची उत्तरं पाठवत राहतो. तुमच्याबद्दल काहीच डाऊट कुठलेच नाही, दोघं पण खूप छान शिकवतात, पण आणखी मला वाटते की त्याच्यामध्ये आपण तुमचं म्हणणं करेक्ट आहे. आमच्या बोलण्यात सुद्धा नीट हा शब्द जास्त येतो. कदाचित त्याच्यामुळे सुद्धा वाटत असेल मला, कारण कसं आहे 100 पैकी 90 मुलं जर नीट करतायत तर आमच्या नीट येतं. आणि आमचं कॉमन आहे ना, 2 वर्ग आहेत ना सर आपल्याकडे, इकडे नीट देणारे आणि JEE देणारे, म्हणून दोन्ही वर्गाला आपल्याला पॅरलल ठेवावं लागेल ना. हे माझी इच्छा आहे प्रामाणिकपणे. आता पुढच्या वेळेस मी JEE म्हणत जाईल. चालेल 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 सर, चालेल. थँक्यू सर. वेगळी वर्कशीट पण देईल बस. बरं चालते सर. ओके, थँक्यू. हॅलो. हा बोला. गुड मॉर्निंग सर, मी विवेक देशपांडेची आई बोलते. बोला मॅडम. हा सर, तुम्ही दोघं तर खूप छान शिकवताय, त्याच्याबद्दल काहीच प्रश्न नाहीये. आणि आपली अजून आता प्रत्यक्ष अशी मीटिंगही झाली नाही, ऑनलाईनच सुरू आहे. जसं कॉलेज सुरू झालंय पोरांचं तसं. तर मी रोज पाहते तुम्ही शिकवताना, सगळं ऐकते, तुमचं सगळं शिकवणं चांगलं आहे. पण ह्याच्या आधी एका पॅरेंट्सनी जे प्रश्न मांडला होता की तुम्ही नेट म्हणजे असं ऑनलाईन एक्झाम घेताय, पण त्यानुसार सुद्धा एकदा आपण ओरली असं झेरॉक्स वगैरे काढून तुम्ही ते घ्यायला पाहिजे.
तर ते मलाही बिलकुल, मान्य आहे बिलकुल. सर, तसं करायला पाहिजे. कारण करू ह्याच्यावर मॅडम. कसं होईल, हा, प्रत्यक्ष शिकवण्यात आणि हा असं ऑनलाईन मध्ये ते मलाही पटलंय, त्यामुळे आपण ते करूयात. चालतं आपण तशी ती तुम्ही पेपर टाकायचं म्हणतायत ना तो. हा, पेपर. चालतं काही हरकत नाही. माझी इच्छा आहे, अजून बरेच पॅरेंट्सची असेल असं मला वाटतंय. नाही, करू काही त्यात फार मोठी कारण गोष्ट नाही रिव्हिजन ती. होईल सर. हो चालेल. तुमच्या दोघांचं शिकवणं छान असल्यामुळे आम्ही पॅरेंट्स बिनधास्त आहोत. थँक्यू मॅडम. पोरांना तुम्ही ऑनलाईन सुद्धा कंट्रोल करताय, हे खूप मोठी गोष्ट आहे सर. नाही, आता हे कंट्रोल म्हणजे थोडंसं आम्ही ऑनलाईन थोडं जास्त स्ट्रिक्ट व्हावं लागतं. समोर असल्यावर एवढी गोष्ट स्ट्रिक्ट व्हायची गरज नाही. पण सर मुलं अटेंड राहणं हे पण महत्वाचं आहे ना. हा, आमचं म्हणणं ते आहे, अटेंड राहावं म्हणून. आता बऱ्याचदा काय करतो, आता काही मुलं सकाळी लवकर उठत नाही, मग ते काय करतात, रात्री बघू व्हिडिओ म्हणतात, रात्री बघणं होत नाही. मग आम्ही काय करायलो, त्याच्यावर उपाय म्हणून आपले व्हिडिओच 5-5 दिवस लेट टाकतोय आम्ही. हो, मी पाहिलं ते सगळं आणि त्याचे हा. एक्झाम दिलेले ते पण पाहते मी. त्यामुळेच म्हणते तुमचं दोघांचं शिकवणं खूप छान आहे, पण माझी पण तेवढी इच्छा आहे की ते आधी पॅरेंट्सने ज्या प्रश्न मॅडम. मांडला त्याला मी पण 100% सहभागी आहे सर. ओके सर, बाकी काही माझे प्रश्न नाहीये. थँक्यू मॅडम. हॅलो. बोला मॅडम. हा, मी आदितीची मम्मी बोलते. हो. हा, काही नाही, असं डाऊट काही नाहीये. तुमची टीचिंग दोघांची पण छान आहे आणि आदिती पण दररोज प्रेझेंट वगैरे तिची असते आणि तिच्या पप्पाचा आणि माझे दोघांचंही आमचं लक्ष असतं. नाही, आणि तिच्या पप्पाचं माझं बोलणं पण नेहमी असतं. ते हा, मला त्यामुळेच मी काही बोलले 100% नाही. बिनधास्त फोन लावतात आणि 100% ते मला बिनधास्त, जर आमचं काही चुकलं तर सांगतात आम्हाला. नाही नाही, चुकायचं काही येत नाही. तसं आदितीलाही छान समजतं. तुमची टीचिंग असं चान्स भेटत नाही त्याच्याकडनं काही चूक होईल अशी. आणि डाऊट सेक्शन झाल्यामुळं आधी थोडीशी आता टेन्शन फ्री आहे. चालतं. कारण हा, डाऊट विचारण्यासाठी. आणि थोडी ती मागची एक्झाम नाही देऊ शकली कारण घरी प्रॉब्लेम होता. नाही, एखाद्या दुसऱ्या एक्झामला, आता मला सर म्हणले घरी प्रॉब्लेम आहे, ते एखाद्या हा दुसऱ्या हा एक्झामला काय सगळ्यांनाच एखादी एक्झाम आम्ही ठरलेल्या दिवशी घेऊ सुद्धा शकत नाही, त्यात एखाद्या हा, एक्झामचं काही नसतं. तसं तिनं सांगितलेलं होतं आणि मी पाहिलं होतं. तिला म्हटलं ठीक आहे, राहू दे, म्हणलं काय हरकत नाही. म्हणून काय ती एक्झाम राहिली होती तिची एक. चालेल, करते पण ती आणि विचारते पण ती. हॅलो. हा हॅलो. हा सर, पवार सर. हा, बोला. नमस्कार सर. बोला सर. हॅलो. हा, बोला सर, ऐकू आवाज येतो? येतो. हा, नमस्कार. हा, नमस्कार. नमस्कार. आम्ही आताच बरेच पालकांचे प्रश्न ते ऐकले. त्या प्रश्नामध्ये काय पालकांचं जे म्हणणं आहे ना, परिचय झाल्यानंतर आन्सरची, त्यांना आम्ही सहमत आहेत. बिलकुल. आणि आपण गेल्या वर्षभरापासून आम्ही बघतो आपलं नियोजन, घेणाऱ्या टेस्ट, त्यानंतर व्हॉट्सअपला रिझल्ट टाकणे, अगदी नियोजन बरोबर आहे. थँक्यू. आणि चांगल्या प्रकारे आपण क्लासेस घेतात. आमच्या विद्यार्थ्याची प्रगती त्यातून दिसत आहे. त्याचं टोटल सुद्धा त्याचं मला वाटतं 3000 मार्कच्या वर आहे. त्या येलो ह्याच्यामध्ये आलेला आहे तो शिवराज आमचा. हा, ते चांगल्या ह्याच्यात रेंज मध्ये आहे तो. हो, आणि तुमचं नियोजन व्यवस्थित आहे, टीचिंग चांगली आहे सर. आम्ही बघतो तिथं खूप आपलं दोघांचं बी धन्यवाद. नाही, तुमच्यासारखे पॅरेंट लक्ष देणारे असल्यावर विद्यार्थी रिझल्ट देतात सर, आमच्या टीचिंग पेक्षाही. नाही, माझं तर लक्ष आहे, पण त्याच्या आईचं जास्त लक्ष असतं. हो, तेच आम्हाला कॉन्टॅक्ट असतोच ना नेहमी. ज्या पॅरेंटचा आमच्याशी कॉन्टॅक्ट येतो त्याच्या मुलाचे मार्क 100% वाढतात. आम्हाला शाळेमुळे बाहेरच्या ह्याच्यामुळे समजा लक्ष देत नाही, पण आमच्या घरचेच खूप लक्ष असतं सर. नाही, आहे लक्ष. किती वेळ बसतो तासाला,
तो कसा अभ्यास करतो ते त्याच्या पाठीमागच असते. हो 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 बोला. हो नाही, दोघांपैकी कोणीतरी एकाने लक्ष दिलं पाहिजे. नाही नाही आहे ते एक हा. मिनिट. हॅलो सर. हा नमस्कार मॅडम. हा नमस्कार. काही नाही सर, तेच तुम्ही पण खूप छान तयारी घेतात मुलांची. थँक्यू. हा तुम्ही लक्ष देतात म्हणून मुलं पण थोडे हे राहतात आणि आम्हाला पण प्रोत्साहन येते मुलांना हे करायला तुमच्या मार्गदर्शनामुळे. नाही चांगली पेरेंट्स गोष्ट. हा हे करतात तुम्ही. हा हो ठीक आहे सर, चालतं धन्यवाद. चालतं हो. हॅलो. हा बोला सर. हॅलो. हा बोला ना सर. सर नमस्कार. नमस्कार सर. तर मी समीरचा पप्पा बोलतो, करण गायकवाड. हा बोला सर. तर मी याच्या अगोदर हैदराबादला ऍडमिशन होतं माझ्या मुलाचं. हा हा. तुमच्या क्लासेसमुळं मी समाधानी आहे सध्या. थँक्यू सर. कारण कसं आहे, मी तिथं ऍडमिशन करून तुमच्याकडे घेतलं. सध्या माझा मुलगा 2840 हो हो मार्किंग चांगली चांगली मार्क आहेत त्याला. हा चांगले मार्क आहेत. त्याच्यामुळे मला खूप समाधान आहे सर तुमच्या दोघांची टीचिंग आणि तुम्ही मुलांना जे समजून सांगतात त्यांच्या दिमागात बसतंय ते. त्याच्यामुळे मी जे निर्णय घेतला हैदराबाद कॅन्सल करून तुमच्याकडे ठेवायचा त्याच्यात मी समाधानी आहे सर. थँक्यू. थँक्यू सर. तुमच्यासारखेच पॅरेंट आम्हाला पाहिजेत, आमच्यावर विश्वास ठेवणारे. आहे तुमच्यावर विश्वास आहे सर. आतापर्यंत म्हणजे समाधानी आहे मी, खूप समाधानी आहे आतापर्यंत रिझल्ट प्रमाणे. चालतं सर. पुढेही राहाल अपेक्षा करू आपण. हा कुलकर्णी सर. नमस्कार सर, मी प्रणव कुलकर्णीचा पप्पा बोलतोय. बोला सर. आपण जे यापूर्वीची मीटिंग घेतली होती त्याला मला वाटतं 4 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. हो हो. तर दर महिन्याला अशी मीटिंग जर घेतली तर थोडंसं म्हणजे मुलांचं काय चालू आहे हे पण लक्ष देता येईल. दुसरी गोष्ट अशी आहे की माझ्या मुलाने जे तुम्ही 2 पेपर सेट सुरू केलेले आहेत ते आता एक मीटिंगच्या पूर्वी फक्त मला सांगितलं की 2-2 पेपर सेट घेतात म्हणून. आणि ते जे लिस्ट दिलेली आहे ती पण आता दाखवली त्याने मला. तर मी फक्त यापूर्वीच जसं तुम्ही बहुतेक नाहीये सर, कारण मग माझा वेगळा व्हॉट्सअप ग्रुप वेगळा केलेला आहे. हा नाही ना सर, मी त्याच्यात नाही. बरं एकदा तुम्ही काय करा, नंतर त्याला विचारून आमच्या असिस्टंटला तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुप मध्ये नाव टाकायला लावा, कारण आम्ही त्याच्यात सर्व सूचना पॅरेंट्स साठी वेगळ्या देतो. म्हणजे काही मुलं सांगत नाहीत ना वडिलाला, तर ते आमच्या लक्षात आलं म्हणून आम्ही वडिलांसाठी वेगळा ग्रुप तयार केलाय. बरोबर आहे सर, ते आवश्यकच आहे. म्हणजे त्यांना क्रॉस चेक करता येईल. दुसरी गोष्ट अशी आहे की त्यांनी जे आतापर्यंत दिलेले नाही आहेत पेपर, जे तुम्ही ए आणि बी असे जे क्वेश्चन पेपर सांगताय, तर त्यांनी फक्त एक दिलेले आहे आणि बाकीच्या बऱ्याचशा परीक्षा दिलेल्या नाहीत यापूर्वीच्या. त्या परत त्याच्याकडून सॉल्व्ह करून घ्यायचे आहेत, तर त्याच्यासाठी ते क्वेश्चन पेपर परत अवेलेबल होतील. आता ते ऑनलाईन टाईप केलेले झालेले पेपर पूर्ण PDF फॉर्म मध्ये नाही निघत ते, कारण आपण टाईप करून त्याच्यात एक एक क्वेश्चन वेगळा टाकतो तो. तर आता आपण ह्याच्यानंतर जे आता सजेशन जे आलेत ना, तर त्याच्यानुसार आता ह्याच्यानंतरचे पेपर पहिले PDF तयार करू आणि मग टाईप करू. तरी मी प्रयत्न करतो जुने पेपर जे आहेत त्याच्यातले काही मिळतात का. लेव्हल ए आणि बी आहेत ना तुम्ही? हा बरोबर आहे. बरं ठीक आहे, मी प्रयत्न करून त्याला वेगळं व्हॉट्सअपवर तुमच्या पर्सनल पाठवतील नंतर. ओके ठीक आहे सर, थँक्यू. थँक्यू सर. हा हा कोण? हा बोला पाटील मॅडम.
पायलचा तर प्रोग्रेस चांगला आहे माझ्या खूप मते. छान आहे, खूप छान आहे. आणि आणखी सर ती फक्त तिला कसं आठवड्यातून एकच दिवस 4 घंटे करायला भेटतो, बाकीचे 3-3 घंटे करते, तिचा टाइम ठरलेला आहे. चालतं ना, काय हरकत आहे. तर ते थोडस आणखीन काय प्रगती करायची, ती दोन्ही लेवलच्या एक्झाम देते. तिचा मूड नसला तरी पण मी तिला सांगते नाही पायल द्यायला पाहिजे, बी लेवलची पण द्यायला पाहिजे. एखाद्या वेळेस थोडासा मुलांचा मूड बदलत असतो ना सर. नाही 100% आहे ते. आपला खराब होतो, मुलांचं काय. हो ना. नाही आणि कसं ते 24 तास घरातच बसलेले आहेत ना आणि सारखा अभ्यास, क्लासेस, त्यामुळे तिला थोडंसं रिफ्रेश करावं लागते. पण देते ती, करते तसं. आता तिचे मार्क मला वाटतं 4000च्या वर आहेत. सेकंड आहे सर. सेकंड आहे ना. सेकंड नंबर. हा. हो. तर तिचे मार्क म्हणजे मॅथ मध्ये, मला वाटतं मॅथ मध्ये ती पहिली आहे. हो, कधी पहिली सेकंड कधी येत राहते सर. थोडे मार्क कमी जास्त येत राहतात थोडेसे. नाही, आता तुमचा मॅथ ग्रुप जो आहे ना, मॅथ ग्रुप, तर मॅथ ग्रुप मध्ये हायेस्ट मार्क आहेत तिचे. हा, तर आता आपण काय करू आता, तिला आता ज्यांना सगळ्यांना आता आपण जसं मॅडम आता सजेस्ट केलंय का, तसं आपण काय करू आता, यांना थोडीशी ऍडव्हान्स लेवलची इंजिनिअरिंगचे, जेईचे सेपरेट वर्कशीट पण देऊ आपण त्यात. हो. थँक्यू सर. आणि सर थोडस अजून त्यांना पुश करत राहा, तसं काही नाही, फक्त डिऍक्टिव्हेट करू नका, बाकी काही नाही. नाही, कधी आता टेक्निकल इश्यू आमच्या हातात नसतात मॅडम. त्याच्याकडे आम्ही लक्षच देत नाही, बिलकुलच लक्ष देत नाही. ते क्लास झाला की ते फार कम्प्युटर करतात ना, मग ते दिवसभर गुंतवून त्यांचं म्हणजे ते रिपीट ठरलेलं असते ना. हो ना. झालं की त्यांना पण बरं वाटतं, म्हणजे वेगळं वाटतं ना, सर काय म्हणतील आपल्याबद्दल, असं होतं ना त्यांच्या मनामध्ये. बरोबर. आपण मुलांच्या दृष्टीने विचार केला पाहिजे, ते कळतं मला. कसं होतं प्रॉब्लेम, आम्ही नाही का त्या म्हणजे ते असिस्टंटच ह्याच्यासाठी ठेवले की आपण ते 0 लक्ष द्यावं त्याच्याकडे. आता आला होता सर, त्यांचा फोन आला होता, बरोबर. आणि त्यांना बरोबर केला. मी म्हटलं आता हे 15 दिवस आणखी लॉकडाऊन आहे ना, त्यामुळे थोडं अजून थांबा म्हणलं, आम्हाला थोडा वेळ द्या म्हटलं. नाही, ते तुम्ही फोन केल्यानंतर मी ती फार सिस्टीम योग्य करून टाकली नंतर, ती फक्त तुमच्यामुळे शक्य झालं. ते रिझल्ट पण येतोय, ते पण छान झालं, ते फार छान झालं. आता सगळं कळतं ते आम्हाला. थँक्यू सर. आणखी थोडंसं लक्ष द्या सर तिच्याकडे, आपल्याला चांगलं कॉलेज बिलकुल मॅडम. मध्ये थोडंसं हे करायचं तिला, थोडंसं पुश करत राहा तिला. चालतं. तुम्ही दोन्ही सरांचं छान धन्यवाद सर. असाच तिचा प्रोग्रेस राहू द्या आणि थोडं लक्ष द्या. थँक्यू मॅडम. परिहार सर, काही सांगायचं? हा सर, काही वेगळं सांगायचंय का? नाही, सध्या तर काही नाही असं. झाले का सगळ्या पॅरेंटचे क्वेश्चन्स? ठीक आहे, आपण असं गृहीत धरू आता पॅरेंटचे सगळे क्वेश्चन संपलेले आहेत. जरी काही शंका जरी कुणाला नंतर आल्या तरी मला संध्याकाळी 4 नंतर मला परिहार सरला कधीही फोन करा. आम्ही तुमच्यासाठी 24/7 अवेलेबल आहोत. हेलो, एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोला मैडम. मैं हाँ सर, जुनैरा खान की पेरेंट बात कर रही हूँ. हाँ बिल्कुल, बोलिए. सर एक्चुअली अभी तो ऑनलाइन में आपका पता नहीं, मतलब स्टूडेंट से और आपका थोड़ा सा कांटेक्ट नहीं है. तो अभी जुनैरा खान आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं, मुझे भी पता बच्चों का नाम से हम पहचानते, चेहरा मैच नहीं होता. ओके. तो सर वही बताना था कि थोड़ा सा जुनैरा खान का प्रॉब्लम ये है कि बच्चे सुबह में थोड़ा सा लेजी मूड में जो कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं. वैसे आप लोग तो बहुत मतलब एडमायरेबल ले रहे हैं, सब कुछ अच्छे से डील हो रहा है. आप दोनों भी सर का अच्छे से हो रहा है, देखती हूँ मैं. लेकिन थोड़ा सा आप स्टूडेंट को यही, मतलब जुनैरा के बारे में पर्टिकुलरली बोल रही हूँ कि थोड़ा सा अटेंटिव है या नहीं, आप थोड़ा सा अगर चेक करेंगे या फिर
सडन उसको या क्वेरीज मेथड या जो भी आपको जैसे बिल्कुल बिल्कुल। लगा मैं क्या या करता, क्वेश्चन वीडियोज क्वेश्चन ऑन या पूछता, उसका नाम लेके क्वेश्चन पूछता, जी जी ये तो रिक्वेस्ट है अटेंड मेरी करती प्लीज क्या सर। नहीं मुझे भी समझ में आ जाएगा। जी सर मैं वही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चलेगा थोड़ा सा चलेगा। आपको उसको यही देखना है कि वो अटेंटिव है या नहीं। थोड़ा चलेगा सा लेजी मूड में करती है सर तो उससे सेटिस्फेक्शन नहीं नहीं, दिखता, अब करती जब है बच्चा लेकिन आंसर देते ना तो जी कमेंट्स जी आते ना, वो हमेशा हम कमेंट्स पे कभी कभी फास्ट कमेंट चले जाते, लेकिन जो रेगुलर कमेंट वगैरह करता ना उनके नाम हमें जहन में रहते हमारे। जी जी तो सर है ना रेगुलर वो, वैसे तो नहीं, करती है डाउट्स भी। अभी उसका ज्यादा रेगुलर आंसरिंग है क्या नहीं वो मेरा नाम जी जी मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा वो, लेकिन मैं अच्छा आगे आने वाले पीरियड में उसका नाम जी लेके जी क्वेश्चन प्लीज प्लीज सर प्लीज बिल्कुल ओके बिल्कुल। प्लीज ओके थँक यू। थँक्यू मॅम। शिंदे सर काहीतरी सांगणार होते। शिंदे सर शिंदे अमर शिंदे लेफ्ट झाले का? बरं ठीक। चला मला वाटतं सगळ्यांचे क्वेश्चन झाले असतील, जर काही असेल तर तुम्ही नंतर मला पर्सनली कॉल करा, परिहार सरला कॉल करा, काही शंका असेल तर एकदा विचारून घ्या। थँक्यू व्हेरी मच, हैव अ नाइस डे। है क्या सैयद ओके जैद बोलिए। बोलिए जैद। हेलो हाँ बोलिए। हेलो सर, मैं जैद का पिताजी बोल रहा हूँ, अनवर। हाँ बोलिए। ये जैद हमारा 8 महीने लेट ज्वाइन हुआ आपके पास, हाँ हाँ तो अब हाँ तो अभी उसको जो तो प्रॉब्लम आएंगे अभी कि 8 महीने लेट हुआ। अब जो आपके क्लास जून से स्टार्ट हुई, हमारा बच्चा फरवरी से ज्वाइन हुआ, हाँ हाँ तो अब उसके लिए अभी उससे क्या है, उसका उसका अभी अभी उन्हें एग्जाम देना हुआ, कैसे है उसके मार्क? नहीं जैद तो हमेशा क्लास अब में मैं तो अटेंड रहता, वो क्वेश्चन के आंसर भी देता अभी क्लास में। माशाल्लाह। हाँ कमेंट्स में पर अभी सर हमेशा उसका नाम देखता मैं। लेकिन क्या है, अच्छा हाँ सर पुराने जो चैप्टर है ना उसमें एक एक वीडियो वो कवर करना रात के वक्त। हाँ रात को क्या करना, पुराने पूरे वीडियो है ना अपने ऐप में, हाँ सर हाँ तो एक चैप्टर हाँ कर लेना। वो चैप्टर हाँ करने सर के बाद और उसमें कुछ डिफिकल्टी आए तो हमें व्हाट्सएप पे भेज देना, तो कवर हो जाता अच्छा पुराना। और दूसरी बात, हम जब रिवीजन लेते हाँ सर तो रिवीजन में भी कवर हो जाएगा बाद में। तो जो गया उसका रिवीजन किसी कवर होगा चीज इंशाल्लाह। का, हाँ बिल्कुल हाँ रिवीजन होगी फिर। जैद अच्छा हाँ जैद तो भी 2 महीना हो गया है बेटा ज्वाइन होके। हाँ हाँ फरवरी में कुछ तो ज्वाइन हुए थे ना, अपने ऑफलाइन बैच हाँ सर स्टार्ट हुए थे तब ज्वाइन हुए थे। तो तब भी बताया था कि हाँ वीकली एक चैप्टर तो भी करना है पुराना, भले आप एक एक 2 वीडियोस दे दो, एक एक वीडियोस देख, 1 से 2 वीडियोस रोज के देख सकते हो, और 8 दिन में एक चैप्टर ऐसा भी किया तो आपके अभी तक के 7-8 चैप्टर पुराने कवर हो जाते। ठीक है अभी भी है वक्त, तो आपको हाँ वीकली सर कम से कम एक चैप्टर तो भी कवर करना होगा। अच्छा जितने जल्दी सर कवर मैं करेंगे उतना आपके लिए आगे बेटर रहेगा। हाँ पुराने उसके वीडियोस मार्क क्या देखो, से रिकॉर्डेड वीडियो से मतलब आपको फैसिलिटी है, पुराने बच्चों को तो इतना भी मिलता नहीं था, या ऑनलाइन की वजह से आपको रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह या पुराने चैप्टर्स हमने क्या पढ़ा है जो लाइव क्लास में पढ़ा है वही पूरा देखने को मिल रहा है। स्टेप बाय स्टेप अगर अच्छा पुराने चैप्टर्स करेंगे, लिस्ट बना के ये वीक में एक चैप्टर करना है मेजरमेंट, उसके बाद दूसरे वीक में मोशन इन 1D करना है, तीसरे वीक में मोशन इन 2 डायमेंशन मतलब सर्कुलर मोशन करना है, उसके बाद 4th वीक में प्रोजेक्टाइल मोशन करना है। ऐसा लिस्ट बनाओ और उसके हिसाब से वो वीक में पूरा कंप्लीट करो, तो आपका पूरा कवर हो जाता पुराना सिलेबस भी 1 से 1.5 महीने में ही पूरा कवर हो जाता। ऐसा ओके ठीक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नाम नहीं है। हाँ तो क्लास पे दीजिए वो जो अच्छा सर 9545 नंबर है ना, 9545 हाँ 170 763, तो पेरेंट का भी नंबर भेजो व्हाट्सएप और स्टूडेंट का भी अच्छा व्हाट्सएप नंबर भेजो, मतलब आपका खुद का भी। अभी तो है अच्छा रहा उसे एग्जाम में मार बोलता हमेशा उन्हें इतने अब्बू इतने मिले तो आपका अच्छा नंबर ऐड करो ना क्लास को।
अच्छा, ठीक है हाँ थैंक यू. थँक्यू. अजून काही डाऊट कोणाला? क्वेश्चन्स आहेत का काही? ठीक आहे सर. ओके मीटिंग संपली असं क्लिअर. लेफ्ट व्हा. बाकी सगळे लेफ्ट होऊ शकतात.